हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा टॉपिक चल रहा है और एटम के बारे में कंप्लीट स्टडी हम कर रहे हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो हमने देखा था उसको फेल किया रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो मॉडल आया उसको हमने स्टडी किया। उसके बाद उसके बेसिस पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे आया उसको स्टडी किया, आइसोटॉप्स आइसोबार्स को स्टडी किया, और लास्ट में हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो स्टडी किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अभी तक हमने रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें खूबियाँ थी, क्या क्या इम्पॉर्टेंट था वो पढ़ा, लेकिन ये मॉडल के ड्रॉबैक्स क्यों रहे? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल के बाद में फिर बोहर्स ने अपना एक मॉडल दिया, ठीक है, जो इसके ड्रॉबैक्स को देखते हुए सामने आया। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने सबसे ज़्यादा किस बात पर जोर दिया था। सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा था कि जो मॉडल होता है न्यूक्लियस, जो भी मॉडल होता है वो मॉडल को उन्होंने सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था कि जिस तरह से सन के आसपास प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन करते रहते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर मोशन करते रहते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के आसपास एटम में इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं। क्लियर? ये उन्होंने कहा था, ठीक है, क्लियर। ये क्लासिकल मैकेनिक्स था सोलर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और ये शो करता है कि प्लेनेट को सन के आसपास ऑर्बिट्स से वेल डिफाइन किया गया था। बट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें प्लेनेट्स की, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो वो G.m1m2/r² होता है, जहाँ पर m1 और m2 जो होते हैं वो मासेस होते हैं। क्लियर? और r जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द मासेस, g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? ये थ्योरी जो थी ये इस तरह से भी कैलकुलेट की जा सकती है प्लेनेटरी ऑर्बिट्स के थ्रू, ठीक है। और ये एग्रीमेंट रहा एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट्स के अंदर। सिमिलैरिटीज़ जो देखी गई न्यूक्लियर मॉडल और सोलर सिस्टम के अंदर, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करते हैं, और जिन सर्कुलर पाथ पे वो मूव करते हैं उनको हम ऑर्बिट कहते हैं। कूलम्ब फोर्स हम फिज़िक्स में स्टडी करते हुए आ रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r², जहाँ पे Q1 और Q2 चार्जेस होंगे और R होगी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस जो इस Q1 और Q2 को सेपरेट करता है। K जो होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और ये सिमिलर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। जब भी किसी बॉडी को किसी ऑर्बिट के अंदर मूव करवाया जाता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, और वो जो मूव करती है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें न्यूक्लियर मॉडल से, और अगर प्लेनेट को ऑर्बिट से कंपेयर करें तो वो एक्सेलरेशन में होते हैं। अगर बात करें मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो बाद में आई, चार्ज पार्टिकल्स जो भी रहते हैं जब वो एक्सेलरेट होते हैं, जब भी उनमें एक्सेलरेशन होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करते हैं, और ये फीचर जो होता है वो प्लैनेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो अनचार्ज होते हैं। क्लियर? इसीलिए ये प्रूफ हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी भी ऑर्बिट के अंदर वो रेडिएशन को इमिट करेगा, और वो जो एनर्जी रेडिएशन के थ्रू कैरी हो रही है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से आएगी।
इस वजह से जो ऑर्बिट रहेगा वो कंटिन्यूअसली श्रिंक होगा। आगे चल के जब कैलकुलेशंस की गई तो उन कैलकुलेशन से ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻⁻8 सेकेंड स्पाइरल होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। इसीलिए रदरफोर्ड मॉडल जो था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में रॉन्ग रहा, गलत साबित हुआ, ठीक है, क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पर समझाया जाए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पर समझाया जाए तो क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा ऑर्बिट्स के अंदर वो इनस्टेबिलिटी डाल देता है एटम के अंदर। इसी वजह से क्यों हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टेशनरी क्यों नहीं मानते, why we not consider electron as stationary around the nucleus। अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस से वो डेंस होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। और एक और ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का मॉडल एटम का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि न्यूक्लियस के आसपास इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से होता है, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज़ के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उनका जो ये प्लेनेट और सोलर सिस्टम था उसके बेसिस पर वो एटम की स्टेबिलिटी को बताने में फेल हुए, और सेकंड उनका जो मेन था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसकी एनर्जीज़ के बारे में उन्होंने न्यूक्लियस के आसपास उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, उसकी एनर्जीज़ किस तरह से होगी, इसके बारे में उन्होंने कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया। तो ये कुछ मेन ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के, क्लियर। इसके बाद में फिर डेवलपमेंट्स किए गए और बोहर्स मॉडल ऑफ एटम नेक्स्ट आया, बट उसके पहले के जो डेवलपमेंट्स क्या क्या थे जिन्होंने बोहर्स मॉडल के एग्जिस्टेंस में हेल्प करी वो हम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम नील बोहर का एटॉमिक मॉडल देखेंगे। तो ये दो मॉडल अभी तक पूरे कंप्लीट हुए और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहीं वो हमें स्टडी करना है। तो रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे दो कॉन्सेप्ट उसके बाद में आए, एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बट स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं क्लियर हो पाया। एटम की स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के क्लियर किया गया। तो हमें आगे एक और मॉडल की इसीलिए नीड रही। यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल पर ही हमारा एटॉमिक मॉडल कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वो देखना है, बोहर्स मॉडल देखना है, एंड उसके बाद में भी बोहर्स मॉडल के बाद में भी बोहर्स का मॉडल भी फाइनल इनफ नहीं रहा। फिर हमारा क्वांटम मॉडल आया, क्वांटम नंबर्स के बेस आए, जिसके बेसिस पर हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो पाए हैं कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। वो पूरी कंप्लीट स्टडी हमको आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मिलती जाएगी। सो थैंक यू सो मच।